नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्वाध्याय सीरी में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि ये क्लास हमारी किस टाइम होती है, शाम को 5 बजे होती है। डेली हमारी शाम को 5 बजे ये क्लास हो जाती है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, स्टैटिक जीके के क्वेश्चन करते हैं और कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल में हम क्वेश्चन को कवर कर सकें। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आपके पहले क्वेश्चन के साथ। और पहला क्वेश्चन क्या कहता है आप लोगों के सामने है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया गया था। बताइए कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए कहता है अशोक मौर्य का रुमनदेही स्तंभ के द्वारा, या मूर्ति, या पीपल, या बौद्ध मठ के द्वारा। बताइए इनमें से ए, बी, सी या फिर डी, इनमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका। कि गौतम बुद्ध का जो जन्म स्थान था, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो 563 ईस्वी पूर्व हुआ था। क्या हुआ था, 563 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। कहां पे हुआ था, लुम्बिनी, नेपाल में 563 ईस्वी पूर्व हुआ था। ठीक है, अगर बात करूं गौतम बुद्ध का जो इनके जन्म स्थान को जो अंकित किया गया था वो क्या गया था, अशोक मौर्य के रुमनदेही अभिलेख के द्वारा, रुमनदेही स्तंभ के द्वारा इसे अंकित किया गया था। रुमनदेही जो अभिलेख है ये ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। आपका रुमनदेही अभिलेख किस में लिखा गया है, ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। इस अभिलेख के द्वारा हमें यह ज्ञात होता है कि अशोक अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष, अशोक अपने 261 ईस्वी पूर्व राज्याभिषेक हुआ था ना अशोक का, हाँ 261 ईस्वी पूर्व। तो राज्याभिषेक के 20वें वर्ष कहाँ पे गया था, लुम्बिनी में गया था। इस अभिलेख से हमें ज्ञात होता है, जो रुमनदेही अभिलेख है इससे ज्ञात होता है कि अशोक अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी में गया था और यहाँ पर उसने एक अभिलेख बनवाया था जिसे रुमनदेही अभिलेख के नाम से जाना जाता है। और यहीं पर लुम्बिनी में क्या हुआ था, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, उसे अंकित किया गया था एक तरह से। दूसरा, अगर मैं बात करूं तो यहीं पे जब वो लुम्बिनी में गया अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष, तो वहां पर जो लुम्बिनी में कर था 1/8 भाग क्या कर दिया, अशोक ने जो कर था वो 1/घटाकर 1/8 भाग कर दिया। ठीक है ना। अब दोबारा सुन लीजिए, अशोक मौर्य जो था उसका रुमनदेही अभिलेख है, यह जो है यह अंकित करता है गौतम बुद्ध के जन्म स्थान को। उनका जन्म स्थान 563 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। अशोक अपने इस अभिलेख से हमें ज्ञात होता है कि अशोक अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष कहां पे गया था, लुम्बिनी में गया था। यह अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखा गया और लुम्बिनी में जाने के बाद अशोक ने क्या किया था, अशोक ने वहां पर जो कर था उस कर को 1/8 घटा दिया था। क्या कर दिया था, 1/8 कम कर दिया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको डिटेल समझ में आ गई होगी। सारी क्लास हमारी ऐसे ही चली हुई है, विद डिटेल के साथ हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। बुद्ध किस वंश से संबंधित है। बताइए गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर 1 ज्ञात्रिक, मौर्य, शाक्य या कुरु। इनमें से गौतम बुद्ध, जो महात्मा गौतम बुद्ध थे, वो किस वंश से संबंधित थे। बताइए ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। देखिए जो गौतम बुद्ध थे वो शाक्य वंश से संबंधित थे। किससे, शाक्य वंश से। बुद्ध का जो जन्म हुआ था कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। मैं अगर लिखता हूं तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था, जन्म कहां हुआ था, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में 563 ईस्वी पूर्व, 563 ईस्वी पूर्व गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। अगर इनके वंश की बात करता हूं तो लुम्बिनी के जो शाक्य के राजा थे शुद्धोधन, कौन थे, इनके जो पिता थे उनका नाम क्या था, पिता का नाम था शुद्धोधन। क्या नाम था इनके पिता का, इनके पिता का नाम था आपका क्या, शुद्धोधन। ये यहां पे लग गया है, दोबारा लिख देता हूं मैं, शुद्धोधन। पिता कौन थे, पिता थे जो शाक्य वंश था उसके राजा थे शुद्धोधन। क्या थे, शुद्धोधन। माता का नाम क्या था, माता थी महामाया,
कौन थी इनकी माता? इनकी माता थी महामाया। लेकिन इनके जन्म के बाद इनकी माता की मृत्यु हो गई, माता की मृत्यु हो गई, तो इनका लालन पालन किसने किया? इनकी मौसी ने किया। इनकी मौसी का नाम क्या था? गौतमी, प्रजापति गौतमी। क्या कहा जाता है इन्हें? गौतमी। इनकी मौसी का नाम क्या था? जिन्होंने इनका लालन पालन किया, इन्हें पाला, उनका नाम क्या था? गौतमी। माता महामाया, जिनकी मृत्यु हो गई थी इनके जन्म के बाद, जन्म के कुछ समय के बाद। और पिता थे शुद्धोधन, शाक्य वंश के राजा थे। 563 ईस्वी पूर्व जन्म हुआ था। कपिलवस्तु लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अगर बात करता हूं मैं इनकी मृत्यु के बारे में, अगर मृत्यु को देखता हूं मैं, गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी, जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है, क्या कहा जाता है? 463 ईस्वी पूर्व, 463 ईस्वी पूर्व हुई थी। कहां पर? 463 ईस्वी पूर्व, 83, सॉरी 483 है ना, 483 ईस्वी पूर्व कहां पे हुई थी? आपकी भारत के कहां पर? कुशीनगर में हुई थी। कहां पर हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। जन्म हुआ था कुशीनगर, मृत्यु, जन्म की बात करूं तो जन्म हुआ था लुम्बिनी नेपाल में, मृत्यु हुई थी कुशीनगर भारत में। 463 ईस्वी पूर्व इनकी मृत्यु हुई थी। और अगर बात करता हूं मैं, क्या आपकी, अगर मैं बात करना चाहूं कि इनकी मृत्यु को क्या कहा जाता है, तो इनकी मृत्यु को कहा जाता है क्या? बताइए, इनकी मृत्यु को क्या कहा जाता है? 483, सॉरी 483 होगा, 63 नहीं होगा, गलती से 83 कह दिया मैंने, 483 होगा। ठीक है, 483 मृत्यु। महापरिनिर्वाण इनकी मृत्यु को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण इनकी मृत्यु को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। प्रथम बौद्ध संगति परिषद का आयोजन कहां किया गया था? थोड़ी और मैं बात चले उसके बारे में, थोड़ी सी बात कर लेते हैं अभी। अगर मैं इसके बारे में थोड़ा बात करना चाहूं तो देखिए, थोड़ी सी हम इसके बारे में बात कर लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा टाइम भी है और अच्छे से डिटेल भी हो जाएगी थोड़ी सी आप लोगों के लिए। तो देखिए, मैंने क्या बताया था? शाक्य वंश इसका आंसर हो जाएगा। अगर बात करूं इनका जो जन्म है, जन्म किस, मतलब इनके जो प्रतीक चिन्ह है, जन्म को कमल से डिनोट किया गया है। किससे? कमल। अगर ज्ञान की बात करूं तो ज्ञान को पीपल से, ग्रह त्याग, ग्रह त्याग, ग्रह त्याग घोड़ा, क्या? घोड़ा। ग्रह त्याग किससे डिनोट किया गया है? घोड़ा से। ठीक है, अगर मृत्यु को बात करूं तो महापरिनिर्वाण कहा जाता है। मृत्यु को इनकी क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण कहा जाता है इनकी मृत्यु को। प्रथम उपदेश की अगर मैं बात करूं तो प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में, सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था, जिसे कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है प्रथम उपदेश को। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन कहां किया गया था? देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा डिटेल में देखेंगे इसको, सारी बौद्ध संगति को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहां किया गया था? वैशाली, कश्मीर, राजगृह या पाटलिपुत्र? बताइए, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। तो क्या होगा? राजगृह इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजगृह। चलिए, अब इसके बारे में डिटेल से देखते हैं कि कौन सी बौद्ध संगति का आयोजन कब किया गया था और कहां पर किया गया था। ठीक है, अब देखते हैं, अब समझते हैं हम इसको अच्छे से। ठीक है, अगर बात करता हूं प्रथम बौद्ध संगति की, प्रथम बौद्ध संगति की, मैं प्रथम के लिए मैं बस 1 का यूज करूंगा और आप लोग समझ जाएंगे। प्रथम बौद्ध संगति कहां पर हुई थी? राजगृह में। कहां पर? राजगृह में हुई थी। ठीक है, कहां पर हुई थी? प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में हुई थी। ठीक है, अब देखिए, अब समझते हैं इसे अच्छे से। देखिए, प्रथम बौद्ध संगति की बात करता हूं मैं, किसकी? प्रथम बौद्ध संगति की, प्रथम की। प्रथम बौद्ध संगति कहां पर हुई थी? राजगृह में हुई थी, राजगृह में। ठीक है, कहां पर हुई थी? राजगृह में कराई गई थी प्रथम बौद्ध संगति। ठीक है, जो यह बौद्ध संगति हुई थी, यह बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद हो गई थी। बुद्ध भगवान की, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद हो गई थी, 483 ईस्वी पूर्व। 483 ईस्वी पूर्व में यह बौद्ध संगति हो गई थी। मृत्यु भी तो 483 ईस्वी पूर्व हुई थी, तो 483 ईस्वी पूर्व में यह बौद्ध संगति करा दी गई थी। अगर बात कर लूं तो राजगृह की सप्तपर्णी गुफा जो थी, कहां पर थी? सप्तपर्णी गुफा
में हुई थी। राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में यह आयोजित की गई थी। अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। अगर अध्यक्ष की बात करता हूं, अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। महाकश्यप जो था वो अध्यक्ष थे इसके। कौन थे? महाकश्यप। और शासक कौन था? शासक की अगर बात करूं, अजात शत्रु। कौन था? अजात शत्रु था। शासक कौन था? अजात शत्रु। अजात शत्रु, ठीक है। किस वंश से था? हर्यक वंश से था। किससे? हर्यक वंश। हर्यक वंश से था। और अगर बात करूं तो मगध का सम्राट था। मगध का सम्राट, ठीक है। कहां का सम्राट था? मगध का। राजगृह 483, सप्तपर्णी, अध्यक्ष महाकश्यप, शासक अजातशत्रु मगध का सम्राट था और हर्यक वंश का शासक था। कौन था? हर्यक वंश का शासक था। अगर नोट करने वाली बात इसमें कुछ है तो वो ये है, इसे आप समझ लीजिए और नोट कर लीजिए। इसमें 2 पिटक जोड़ दिए गए। क्या? 2 पिटक जोड़ दिए गए। बुद्ध के उपदेशों को जोड़ा गया। बुद्ध के उपदेश, जिन्हें पिटक कहा जाता है, बुद्ध के जो उपदेश थे उन्हें पिटकों में जोड़ा गया। 2 पिटक, 2 पिटक जोड़े, ठीक है। इस वाली बौद्ध संगति में इन्होंने 2 पिटक जोड़ दिए, एक विनय पिटक, एक सुत पिटक। एक जोड़ा विनय पिटक, नंबर 1 पर लिख रहा हूं मैं विनय पिटक, और नंबर 2 पर लिख रहा हूं मैं सुत पिटक। सुत पिटक। पिटक कितने हैं? पिटक है 3, लेकिन जोड़े अभी कितने हैं? 2, विनय पिटक और सूत पिटक। अब क्वेश्चन नंबर अब हम देख लेते हैं आपका क्या प्रथम बौद्ध संगति हो गई हमारी। ये क्या हो गई? प्रथम बौद्ध संगति। हम देखते हैं अपनी दूसरी बौद्ध संगति को। क्या देखते हैं? दूसरी बौद्ध संगति, ठीक है। तो दूसरी बौद्ध संगति कहां पर कराई गई थी? वैशाली में कराई गई थी। कहां पर? वैशाली। वो कब कराई गई थी? पहले वाली कराई गई थी 483 ईस्वी पूर्व। ये कराई गई थी 383 ईस्वी पूर्व। कब कराई गई थी? 383 ईस्वी पूर्व में कराई गई थी वैशाली में। अगर इसके अध्यक्ष की बात करूं तो सरुकामी। कौन? अध्यक्ष जो थे इसके सरुकामी। सरुकामी इसके अध्यक्ष थे। अगर बात करूं, अगर राजा की बात करूं या शासक की बात करूं तो कालाशोक। शासक था कालाशोक। कौन था शासक? शासक था इसका कालाशोक, जो शिशुनाग वंश से था। किससे था? शिशुनाग वंश से। शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का कालाशोक कौन था? सम्राट था। उद्देश्य क्या था इसका? उद्देश्य, इस बौद्ध संगति का उद्देश्य था मतभेद दूर करना। मतभेद दूर करना। पहले में क्या था? पहले में था क्यों आपका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य था आपका पिटक को जोड़ दिया गया। इसमें क्या था? इसमें जो मतभेद उत्पन्न हो गया था उसे दूर करना, ठीक है। 383 ईस्वी पूर्व सरुकामी अध्यक्ष था, शासक था कालाशोक, शिशुनाग वंश। उद्देश्य और या मतभेद की बात करना चाहे तो आपकी समझ में आ गया क्या था? मतभेद दूर करना। अब बात करते हैं तीसरी बौद्ध संगति की। किसकी बात करते हैं? तीसरी बौद्ध संगति की। 251 ईस्वी पूर्व। कब की गई थी? 251 ईस्वी पूर्व की गई थी। कहां पर? पाटलिपुत्र में। अब पाटलिपुत्र को कौन नहीं जानता? बताइए, एक का नाम बता दीजिए जो पाटलिपुत्र के बारे में नहीं जानता। पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र शासक कौन था? अगर शासक की बात करना चाहूं तो शासक कौन था? शासक था अशोक, मौर्य वंश का। किसका? मौर्य वंश का। अध्यक्ष की बात करना चाहूं तो अध्यक्ष कौन थे यहां पर? अध्यक्ष थे आपके मोगलीपुत्र तिस। मोगलीपुत्र तिस। मोगलीपुत्र तिस इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे आपके मोगलीपुत्र तिस। अगर बात करना चाहूं इसका जो उद्देश्य था वो क्या था? उद्देश्य था, या नोट करके लिख लीजिए, नोट बनाइए और लिखिए, तीसरा बौद्ध पिटक। तीसरा पिटक जोड़ा गया। तीसरा पिटक जोड़ा गया जिसे कहा जाता है अभिधम पिटक। क्या कहा जाता है जिसे? विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक। अभिधम पिटक।
अभिधम पिटक को जोड़ दिया गया, तीसरा पिटक जोड़ा गया। अब देखते हैं चौथी बौद्ध संगति, किसे देखते हैं? चौथी बौद्ध संगति। चौथी बौद्ध संगति कब हुई थी? कुंडलवन में। कुंडलवन कश्मीर, कहां पर? कश्मीर में। कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, पहली ईस्वी में हुई थी जाकर। ये कब हुई थी? प्रथम ईस्वी में हुई थी। अगर शासक की बात करना चाहूं तो शासक कौन था? शासक कनिष्क था। कौन था? कनिष्क। कुषाण वंश से। किससे? कुषाण वंश। कुषाण वंश से था, पहली ईस्वी में हुई थी आपकी ये कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। अगर बात करूं, अध्यक्ष वासुमित्र था। अध्यक्ष कौन था इसमें? अध्यक्ष था वासुमित्र। उपाध्यक्ष कौन था? उपाध्यक्ष थे आपके अश्वघोष। कौन थे? अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। कौन थे? अश्वघोष। उद्देश्य क्या था? नोट कर लिखिए। बौद्ध धर्म दो मतों में बट गया। किसमें? बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बट गया या दो मतों में बट गया। बौद्ध धर्म दो मतों में बट गया। दो मतों में बटा। एक हीनयान और एक था दूसरा महायान। दिक्कत क्या थी? दिक्कत ये थी कि जो हीनयान थे वो कहते थे कि महात्मा बुद्ध के जो उद्देश्य थे, महात्मा बुद्ध के जो वचन थे, वो कहते थे कि मूर्ति पूजा मत करो। तो ये मूर्ति पूजा का विरोध करने वाले थे। महात्मा बुद्ध के रियलिटी में जो प्रवचन थे वो कहते थे कि मूर्ति पूजा मत करो, जबकि ये कहते हैं कि मूर्ति पूजा करो। इन्होंने बुद्ध को भगवान बना दिया, इन्होंने बुद्ध की मूर्ति पूजा करनी शुरू कर दी। लेकिन महात्मा बुद्ध खुद कहते थे कि मूर्ति मत बनाना, मेरे उद्देश्य जो है, मेरे वचन जो है उनका पालन करो। ये बुद्ध के प्रवचनों का पालन करते हैं, उनके वचनों का पालन करते हैं और ये बुद्ध की पूजा करते हैं मूर्ति बनाकर। तो क्या हुआ? हीनयान और महायान दो मतों में बट जाते हैं। किसमें? दो मतों में बट जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था कि प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहां हुआ था? राजगृह में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं, चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किसने किया था? देखिए, मैंने अभी सारी बौद्ध संगति आपको लिखवा दी है। सारी बौद्ध संगति को अच्छे से मैंने आपको समझाया है, उद्देश्य बताए, डिटेल बताई है सारी। तो आपको पता होना चाहिए कि चौथी बौद्ध संगति का आयोजन, परिषद का आयोजन या संगति का आयोजन का आयोजन किसने किया था? अशोक ने, कनिष्क ने, हर्ष ने या बिंदुसार ने? किसने? कनिष्क ने किया था। कहां पर? कुंडलवन में। कुंडलवन कश्मीर में किया गया था। चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था कनिष्क के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब डिटेल में नहीं बता पाऊंगा, टाइम बहुत कम हो गया है। ठीक है, बुद्ध का अर्थ क्या है बताइए? ये क्वेश्चन तो मैंने अभी बताया ना आपको, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी। पहले जो चौथा क्वेश्चन था, डिटेल का आएगा तो डिटेल में मैं बता दूंगा आपको। बुद्ध का अर्थ क्या है? देखिए, बुद्ध का अर्थ ही तो ज्ञान है। क्या है? बुद्ध का अर्थ ही तो ज्ञान है। द लाइट ऑफ एशिया। द लाइट ऑफ एशिया। द लाइट ऑफ एशिया। द लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? द लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? बुद्ध को कहा जाता है। महात्मा बुद्ध या भगवान बुद्ध को कहा जाता है। ये किताब है कि, अगर किताब की बात करता हूं, ये किताब है। क्या है? ये एक पुस्तक है जिसके लेखक है एडविन आर्नोल्ड। क्या, कौन है? एडविन आर्नोल्ड। एडविन आर्नोल्ड कौन है? एडविन आर्नोल्ड इसके लेखक है। द लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। वैसे ही एक पुस्तक का नाम है जिसके लेखक कौन है? एडविन आर्नोल्ड है। बुद्ध का क्या होता है? ज्ञान प्राप्ति होता है। क्या होता है? ज्ञान प्राप्ति बुद्ध का अर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, दिल्ली सल्तनत का शासन कब प्रारंभ हुआ था? देखिए, ये कहना चाह रहा है कि दिल्ली सल्तनत का शासन कब प्रारंभ हुआ था या दिल्ली सल्तनत कब बनी थी। दिल्ली सल्तनत का शासक कब प्रारंभ हुआ था, या शासन लिख लीजिए इसे, शासन। दिल्ली सल्तनत का शासन कब प्रारंभ हुआ था? देखिए, कब हुआ था आपका? 1106 ईस्वी में, 1206 ईस्वी में, 1306 ईस्वी में या 1406 ईस्वी में? बताइए कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। तो कब हुआ था? 1206 ईस्वी में आपका दिल्ली सल्तनत का शासन प्रारंभ हो गया था। चलिए, क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ी डिटेल इसके बारे में जान लेते हैं कि डिटेल क्या कहती है। थोड़ी डिटेल इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, अब ऐसे तो नहीं होगा कि दिल्ली सल्तनत का शुरुआत ऐसी ही हो गई होगी, नहीं। अगर बात करूं मोहम्मद गोरी, यहां से मोहम्मद गोरी का बहुत बड़ा योगदान इसमें रहा है।
ये एक आक्रमणकारी था, भारत पर आक्रमण तो करना चाहता था लेकिन भारत में राज्य भी करना चाहता था, अपने राज्य को स्थापित भी करना चाहता था, ठीक है ना। मोहम्मद गोरी यह क्या था, यह अफगान योद्धा था। क्या था? अफगान योद्धा था, ठीक है ना। अफगान शासक था ये, अफगान। भारत में तुर्क की शुरुआत करने वाला यही था, भारत में तुर्क सत्ता की शुरुआत करने वाला वैसे यही माना जाता है, लेकिन तुर्क की स्थापना करने वाला कौन था? पहला शासक ऐबक था। ऐबक इसका ही गुलाम था। अब बात करते हैं मोहम्मद गोरी के बारे में। मोहम्मद गोरी को भारत में तुर्क सत्ता की स्थापना, साम्राज्य की स्थापना का श्रेय दिया जाता है, ठीक है ना। यह भारत में साम्राज्य स्थापित करना चाहता था 1178 में। 1178 में इसने गुजरात पर आक्रमण किया। कहां पर किया? गुजरात पर आक्रमण किया। भीमद्वितीय था वहां का शासक, कौन था? भीमद्वितीय। और भीमद्वितीय ने इसे हरा दिया। क्या किया? गोरी को हरा दिया। गोरी की पहली हार थी यह, गोरी की पहली हार थी यह, जिसे भीमद्वितीय ने सफल बनाया था। भीमद्वितीय ने गोरी को हरा दिया, गुजरात में अंदर जाते ही गोरी को हरा दिया। अब 1100, अब गोरी समझ गया कि भारत पर ऐसे आक्रमण नहीं किया जा सकता, भारत पर ऐसे आक्रमण करना मुश्किल होगा। भारत में बड़े बड़े शासक थे। दिक्कत भारत में क्या थी? भारत जो है वो टुकड़ों में बटा हुआ था। अगर भारत एक पूर्ण सत्ता होता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, क्योंकि जंगल पर राज वो नहीं करता या राजा वो नहीं बनता जिसमें ताकत होती है, नहीं। ताकत राज वो करता है, शासक वो बनता है जिसमें ताकत के साथ साथ दिमाग भी होता है ना। क्योंकि ताकत अगर होती तो जंगल का राजा शेर नहीं होता, हाथी होता, या फिर गेंडा होता, या फिर भैंसा होता, है ना। लेकिन जंगल का राजा कौन है? शेर। क्योंकि शेर के पास क्या है? ताकत भी है, और दूसरा, शेर के पास ताकत के साथ साथ दिमाग भी है, तो दोनों को कॉम्बिनेशन बन जाती है। अगर सिर्फ दिमाग से ही राजा बना जा सकता तो लोमड़ी जंगल की राजा होती। क्या? लोमड़ी। क्योंकि वो चालाक भी है, चतुर है पूरी, लेकिन ताकत नहीं है। लेकिन दोनों का कॉम्बिनेशन ही एक अच्छा राजा बनाता है, और शेर के पास दोनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो देखिए, यही कारण था कि गोरी समझ गया कि भारत पर आक्रमण करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि गुजरात में बढ़ते ही भीमद्वितीय ने उसे हरा दिया। गोरी की पहली हार थी, गोरी समझ गया। गोरी ने सबसे पहले 1179 से लेकर, क्या 1179 से लेकर आपका 1186 तक, 1186 तक किसे जीता? पंजाब को जीता। पंजाब की तरफ से निकलता गया और जीतता हुआ चला गया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आपका गुजरात पर आक्रमण किया तो हार गया था। 1191 ईस्वी में क्या किया? 1191 ईस्वी में क्या किया? 1191 ईस्वी में 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ता है। कौन? गोरी। 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ता है गोरी, और हार जाता है। 1192 ईस्वी में 1192 ईस्वी में गोरी पृथ्वीराज चौहान, 1191 में भी पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़ा, और 1192 में भी पृथ्वीराज चौहान के साथ तराइन का युद्ध लड़ता है। कौन लड़ता है? गोरी लड़ता है, ठीक है ना। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध था जिसमें गोरी हार जाता है, और 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध था और को गोरी जीत जाता है। जीतने का कारण था, गढ़वाल वंश का शासक था जयचंद, जिसे देशद्रोही कहा जाता है। उसने गोरी का शासन साथ दिया और भारत पर मुस्लिम सत्ता स्थापित करने में मदद करी। इसलिए जयचंद को देश से कहा जाता है कि जयचंदों से देश को खतरा है। गद्दार की श्रेणी में रखा जाता है आज भी जयचंद को। तो गढ़वाल शासक था जयचंद ने गोरी का साथ दिया, और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान को मार देता है, ठीक है ना। पृथ्वीराज चौहान वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। अगर बात करता हूं 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध तराइन का, ठीक है ना। तराइन का प्रथम युद्ध चौहान जीता। पृथ्वीराज तृतीय थे ये, पृथ्वीराज तृतीय थे ये, ठीक है ना। 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध, क्या था? दूसरा युद्ध गोरी जीता। गोरी जीत जाता है। पृथ्वीराज चौहान वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। 1194 ईस्वी में क्या किया? 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध लड़ा। चंदावर का युद्ध लड़ा, और किसे हरा दिया? जयचंद को हरा दिया। जयचंद को हराया, और जीता कौन? जीता आपका गोरी जीत गए। यहाँ पे मोहम्मद गोरी जीत जाता है और ये हार जाता है। देखिए, जो अपनों का नहीं हुआ वो किसका होगा?
जो अपने देश का नहीं हो सका, अपने घर वालों का नहीं हो सका, अपने सगे संबंधियों का नहीं हो सका, उसका तो गौरी कैसे हो जाता। जब जयचंद ने पृथ्वीराज को धोखा दिया तो गौरी समझ गया कि जब ये अपनों का नहीं हुआ तो मेरा कैसे हो जाएगा। तो गौरी ने पहली फुर्सत में इसे ही निकाला, कह लो तू ही निकल ले भाई, है ना, क्योंकि जरूरी भी था, ये आवश्यक भी था। अगर गौरी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए, गौरी को देखा जाए तो गौरी ने बिल्कुल सही किया, क्योंकि जो अपनों का नहीं हुआ वो इसका कैसे हो जाता, वो इसे भी धोखा देता, है ना। तो गौरी ने ये डिसीजन बिल्कुल सही था कि उसे तुरंत ही खत्म किया उसे, क्योंकि वो अपनों का नहीं हुआ तो गौरी का कैसे हो जाएगा। तो गौरी ने क्या किया, जयचंद को हराया चंदावर के युद्ध में। उसके बाद गौरी जो था, जो मोहम्मद गौरी था, या मैं गौरी लिख रहा हूं यहां पे, ठीक है ना, जो मोहम्मद गौरी था, इसके कोई पुत्र नहीं था, इसके गुलाम था, इसका एक प्रिय गुलाम था जिसका नाम था ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने भारत में तुर्क सत्ता की स्थापना की बाद में आके। तो गौरी की अगर बात करता हूं तो गौरी जो था, मोहम्मद गौरी आपका क्या हुआ 1206 ईस्वी में। मोहम्मद गौरी 1206 ईस्वी में झेलम नदी के तट पर, झेलम अपने कहां से, आपका अपने ठीक है, अपने गौर साम्राज्य था वहां से आ रहा था, कहां पर, भारत से वापस जा रहा था। यहां पर झेलम नदी के तट पर, पाकिस्तान के पास में झेलम नदी के तट पर खोखर समुदाय, जो खोखर जाट थे, खोखर जाट जो समुदाय था, उन्होंने गौरी की हत्या कर दी। वैसे कहा जाता है आक्रमण किया और उसे मार दिया, कहा जाता है गौरी यहां से बच गया और कुछ दिन के बाद घायल होने की वजह से मर गया, लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं कि गौरी यहीं पर मारा गया था, ठीक है। उसके बाद 1206 ईस्वी में भारत में पहला तुर्क साम्राज्य की स्थापना कर दी गई, तुर्क सत्ता की स्थापना कर दी गई, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कर दी गई 1206 ईस्वी में। स्थापना करने वाला कौन था, ऐबक था। 1206 में पहला तुर्क शासक था, तो कौन बना, कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी में बना था, जो गौरी का गुलाम था। किसका गुलाम था, गौरी का गुलाम था। तो 1206 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7वें क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली सल्तनत पर राज नहीं किया। देखिए टाइम कम मिलता है दोस्तों, अगर टाइम मेरे पास इतना होता कि मैं 1 घंटा आपको करा सकता तो बहुत अच्छे से कराने की कोशिश करता और ज्यादा बेस्ट करता, लेकिन सॉरी, ठीक है। तो जितना होता है बेस्ट करने की कोशिश करते हैं। गुलाम, सैयद, खिलजी या फिर गौरी वंश, बताइए। देखिए गुलाम वंश ने भी दिल्ली पर शासन किया, सैयद ने भी और खिलजी वंश ने, लेकिन गौरी तो पहले ही मर गया था ना, तो दिल्ली वंश की स्थापना 1206 में हो, गौरी 1206 में मर गया, तो गौरी वंश ने या गौर वंश ने आपका दिल्ली पर सल्तनत पर शासन नहीं किया। गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ हुई संघर्ष में मारा गया था, बताइए। बहादुर शाह क्या था, बहादुर शाह किसके साथ हुए संघर्ष में मारा गया, डच के, अंग्रेज के, पुर्तगाल के या फ्रेंच के। अंग्रेज, पुर्तगाल या फिर फ्रेंच। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी, बताइए क्या हुआ, किसके संघर्ष में मारा गया, पुर्तगाल के। अब कैसे मारा गया ये बहादुर शाह जो था ये मारा गया 1537 ईस्वी में। कब, 1537 ईस्वी में। ये पता कैसे मारा गया, ये नाव का निरीक्षण करने के लिए गया, जहाज का निरीक्षण करने के लिए गया और वहीं पुर्तगालियों ने मार दिया इसे। क्या किया, मार दिया। तो ऑप्शन नंबर सी था इसका राइट आंसर, ठीक है, पुर्तगालियों के द्वारा मारा गया। अपने शासक के दौरान अंग्रेज किसानों को आसाम में उगाने के लिए क्या मजबूर करते थे, बताइए। जो अंग्रेज थे अपने शासनकाल के दौरान असम वासियों को क्या उगाने के लिए मजबूर करते थे, जूट, चाय, गन्ना, गेहूं। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। तो सब जानते हैं चाय इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चाय। क्या था, चाय। ऐसा क्यों करते थे अंग्रेज, क्योंकि अंग्रेज अपने देश में उन सब चीजों को पहुंचाते थे, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करते थे, अपनी आवश्यकता के अनुसार भारत में वस्तुओं को उगवाते थे किसानों से। जैसे यहां पर अपने शासनकाल के दौरान अंग्रेजों ने मद्रास में उगाने के लिए मजबूर किया किसानों को, जूट, चाय, गन्ना, चावल। तो किसे मजबूर किया, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। तो किसे मजबूर किया, चावल को उगाने के लिए। ऐसा क्यों करते थे अंग्रेज, क्योंकि वो लोग अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहते थे, उन्हें भारत से कोई मतलब नहीं था, वो बस यहां पर वो किसानों से वही वस्तु उगवाते थे, वही सामान उगवाते थे, वही कृषि करवाते थे, जैसे नील की खेती हो गई, चावल की हो गई, चाय की हो गई, जिससे उन्हें फायदा था, उनकी अर्थव्यवस्था मजबूत होती थी, इसलिए उन्हें ही लाभ होता था, इन सबसे भारत को नहीं। इसलिए भारत में धीरे धीरे विद्रोह उत्पन्न होने लगा और भारत में विद्रोह जन्म हुआ। जैसे असम में आपका असोम विद्रोह हुआ था, नील की खेती के लिए हुआ था, नील विद्रोह हुआ था। ये सब क्या था, क्योंकि वहां पर नील की खेती जबरदस्ती कराई जाती थी।
थी। तो दोस्तों आज के लिए इतने रखेंगे, टाइम की बाउंडेशन की वजह से इससे आगे नहीं जा सकता क्योंकि खत्म होने वाला टाइम। सुबह 6 बजे करंट अफेयर क्लास होती है, डेली जाइए, देखिए एक बार सही कि कैसा पढ़ा रही है मैडम। आप लोग डिसाइड करोगे मैडम कैसा पढ़ाती है, और जिस बच्चे ने पढ़ा होगा वो जानता होगा कि मैडम कितनी डिटेल में और कितने अच्छे से पढ़ाती है। 9 बजे अपनी हिंदी की क्लास होती है, विद डिटेल चली हुई है, एक एक चीज को बड़े बारीकी से समझाया जा रहा है आप लोगों को। और अब आपकी शाम को 5 बजे अपनी स्टैटिक जीके की होती है, ये डिटेल के साथ आप लोगों को पता ही है कैसी क्लास होती है। तो दोस्तों आज के लिए हम इतने रखेंगे। आप हमें फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर, इन सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतने रखेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।